हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये MGPE 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो आपका टॉपिक है उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स। आपको सारे आंसर्स को ध्यान से सुनना है क्योंकि ये जो पेपर है ये बाकी पेपर्स के मुकाबले थोड़ा सा टफ है, तो समझने में थोड़े से इश्यूज़ आएंगे। जो आंसर्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है, देखो आपको अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट के ऊपर, तो आप क्या लिखोगे कि कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट इज़ द systematic process of identifying and analyzing the underlying issues। कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट क्या होता है? एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो इश्यूज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉजेज़। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके रूट कॉजेज़ को हमें इसमें अंडरस्टैंड करना होता है। द पार्टीज़ इन्वॉल्व, देयर इंटरेस्ट एंड गोल्स। जो पार्टीज़ हैं उनके क्या इंटरेस्ट है और उनके क्या गोल्स हैं, क्योंकि देखो दो पार्टीज़ के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा तो किसी ना किसी कारण से तो हो रहा है, तो क्या कारण है, एंड द पॉसिबल पाथवेज टू रेजोल्यूशन। और साथ ही साथ उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट इज़ टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट, मिटिगेट और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। और इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व किया जाएगा लेकिन कंस्ट्रक्टिव मैनर में। संघर्ष मूल्यांकन का अर्थ है संघर्ष के अंतर्निहित मुद्दों, हितधारकों, गतिशीलता और संभावित प्रभावों की पहचान और विश्लेषण करने की व्यवस्थित प्रक्रिया। इसमें मूल कारणों, शामिल पक्षों, उनकी रुचियों और लक्ष्यों और समाधान या प्रबंधन के संभावित मार्गों को समझना शामिल है। यानी कि संघर्ष मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? जो अंतर्निहित मुद्दे हैं, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं और उनका विश्लेषण और उनकी पहचान करते हैं। और जो मूल कारण है, रूट कॉज जो हैं, जो पक्ष हैं उनके इंटरेस्ट और उनके गोल्स क्या हैं, और समाधान करने के क्या तरीके हैं, कौन से मार्ग हैं जिनके द्वारा समाधान किया जा सकता है, उनके बारे में इसमें समझते हैं। संघर्ष मूल्यांकन का उद्देश्य संघर्षों को रचनात्मक तरीके से रोकने, कम करने या हल करने की रणनीतियाँ विकसित करना है। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट की। कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट करना ज़रूरी क्यों है? तो सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट करने से हमें जो मूल कारण है, जो भी रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का, वो समझ में आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फंडामेंटल इश्यूज एंड रूट कॉजेज बिहाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट, इनेबलिंग मोर इफेक्टिव सॉल्यूशंस। संघर्ष मूल्यांकन संघर्ष के पीछे के मौलिक मुद्दों और मूल कारणों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे अधिक प्रभावी समाधान हमें मिलते हैं। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? मूल कारणों को समझते हैं असेसमेंट करने से। दूसरी चीज़, जो हितधारक हैं उनकी पहचान भी हम इसमें कर पाते हैं। इट आइडेंटिफाइज ऑल पार्टीज इन्वॉल्व एंड देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। हमें पता चलता है कि संघर्ष में कितनी पार्टीज़ और कौन कौन सी पार्टीज़ शामिल हैं और उन सब के अपने अपने जो इंटरेस्ट हैं वो क्या हैं, विच इज़ क्रूशल फॉर डेवलपिंग फेयर एंड इंक्लूसिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और जो क्यों ज़रूरी है? अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन है एकदम फेयर चाहिए, फेयर का मतलब क्या होता है? न्याय संगत चाहिए, तो हमें स्टेक होल्डर्स की पहचान करनी होगी। हितधारकों की जो पहचान करना है, यह सभी शामिल पक्षों और उनके संबंधित रुचियों की पहचान करता है, जो निष्पक्ष और समावेशी संघर्ष समाधान रणनीतियाँ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिवेंटिंग एस्केलेशंस। बाय अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स and potential impacts of a conflict assessments aids in preventing the escalation of disputes and promotes timely intervention। यानी कि जब यह आइडेंटिफाई कर लेता है
कि किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये क्या करता है, टाइमली इंटरवीन करके उसको सॉल्व कर देता है। तो विवादों को बढ़ने से क्या करता है, ये रोकता है। संघर्ष की गतिशीलता और संभावित प्रभावों को समझकर संघर्ष मूल्यांकन विवादों को बढ़ने से रोकने और समय पर हस्तक्षेप को बढ़ावा देने में मदद करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वेरियस सोर्सेज क्या क्या हैं। जो संघर्ष है उसके मूल कारण क्या होते हैं, आखिर क्यों होता है संघर्ष। तो सबसे पहले हम बताएंगे रिसोर्स की स्कैरसिटी, यानी कि संसाधनों की कमी के कारण संघर्ष होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफन अराइज ड्यू टू कॉम्पिटिशन ओवर लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर, लैंड और मिनरल्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, सीमित हैं। इस कारण से प्रतिस्पर्धा होने लगती है इन संसाधनों को पाने की। दूसरी चीज़ होती है कल्चर के डिफरेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। जो विभिन्न सांस्कृतिक और जातीय समूह जो होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी हो जाती है तो टकराव का एक कारण बन जाता है। उसके बाद स्ट्रगल्स होते हैं पॉलिटिकल पावर पाने के लिए। कंट्रोल कैन बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। राजनीतिक शक्ति और नियंत्रण के लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण संघर्ष का स्रोत हो सकता है। डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैन क्रिएट टेंशन। साथ ही साथ अगर आर्थिक असमानताएं होंगी तब भी तो लोगों में तनाव होगा, और जब तनाव होगा तो संघर्ष भी होगा। लोगों के जो है पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, जिनके कारण भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज फ्रॉम पर्सनल डिसएग्रीमेंट, पर्सनैलिटी क्लैशेस और इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट। सो व्यक्तिगत जो लोगों में अंतर है, व्यक्तिगत असहमति, व्यक्तिगत टकराव या असंगत रुचियों से संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अगर जो लोग हैं उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, संचार की विफलताएं हो जाती हैं, तो क्या होता है, तब भी संघर्ष होता है। सो पुअर कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। खराब संचार या गलतफहमियां व्यक्तियों या समूहों के बीच संघर्ष का कारण बन सकती हैं। अब हम चलेंगे अपने तीसरे टॉपिक पे। जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसमें आपको नोट लिखना है पीस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग सिक्योरिटी, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इज फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग का वन ऑफ द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो क्या है कि आपको क्या करना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करनी है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आता है आपका डिसआर्मामेंट, ठीक है, जो भी आपके हथियार हैं उन्हें त्याग देना, डीमोबिलाइज करना लोगों को, री इंटीग्रेशन करना, एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग लॉ एंड इन्फोर्समेंट। जो भी हमारे कड़े कानून वगैरह हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड, उनको और ज़्यादा क्या बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना कानूनों को, और जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना। सो पीस बिल्डिंग का मतलब है सुरक्षा को स्थापित करना, सबसे पहला उसका आयाम है। सो सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शांति निर्माण का एक मौलिक पहलू है। इसमें पूर्व लड़ाकों को निरस्त करना, पुनः एकीकरण करना और कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। प्रमोटिंग डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएशन, सो फैसिलिटेटिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड डायलॉग बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हेल्प्स इन एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस एंड बिल्डिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दो पार्टीज़ के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ वो कहलाएंगी। अगर हम उनके बीच में क्या करें, कम्युनिकेशन बात करवा दें, डायलॉग्स उनके संवाद करवा दें दोनों पार्टीज़ के, तो जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समाप्त हो सकती हैं। रिकन्सिलिएशन प्रोसेसेस एम टू हील हिस्टोरिकल वॉन्ड्स एंड फॉस्टर को एग्जिस्टेंस, तो जो उनके ऐतिहासिक घाव होते हैं वो भर जाते हैं और सह अस्तित्व को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। उसके बाद ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आर क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग पीस, ठीक है। अगर किसी भी देश में पीस चाहिए तो वहाँ पे आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। पीस बिल्डिंग एफर्ट्स इंक्लूड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या होना चाहिए, लोगों के पास जॉब होनी चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप्ड होना चाहिए, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब बने होने चाहिए। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं सबको बराबर मिलने चाहिए ताकि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को समाप्त किया जा सके।
उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए। ये रह गया है कि आर्थिक विकास का समर्थन करना, यानी कि आर्थिक स्थिरता, विकास, शांति बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। शांति निर्माण प्रयासों में रोजगार के अवसर पैदा करना, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, गरीबी और असमानता को कम करने के लिए संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना इसमें शामिल है। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, जितने भी सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नेंस है, लॉ हैं, इन सबको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस इज असेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म पीस। लंबे समय तक अगर आपको पीस चाहिए तो ये सारे के सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होगी। दिस इन्वॉल्व्स प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज वेल एज एनहांसिंग पब्लिक डिलीवरी। सो स्टूडेंट्स, संस्थानों को मजबूत करना, दीर्घकालिक शांति के लिए मजबूत, पारदर्शी और उत्तरदायी संस्थानों का निर्माण आवश्यक होता है। इसमें सुशासन, कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, साथ ही सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाना भी शामिल है। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन से क्या मतलब होता है। इसमें आपको पहले डेफिनेशन बतानी है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑकर व्हेन फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट आर एंटाइटल्ड टू ऑल इंडिविजुअल आर डिसरिगार्डेड और अब्यूज्ड। सो मानवाधिकार उल्लंघन कब होता है स्टूडेंट्स? मानवाधिकार उल्लंघन जब होता है जब लोगों के जो मौलिक अधिकार और जो उनकी फ्रीडम्स हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। दीज राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू फेयर ट्रायल अमंग अदर्स। इसके अंदर हमारे ये सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, यातना से स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई, ये इसके अंदर आता है। वायलेशन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? सो कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंक्लूड जेनोसाइड्स। जेनोसाइड्स का मतलब नरसंहार कर देना, आर्बिट्री अरेस्ट, मनमानी किसी को गिरफ्तार कर लेना, डिटेंशन, निरोध, किसी को पकड़ लिया फिर उसको छोड़ा ही नहीं, फोर्स डिसअपियरेंस, जबरन किसी को गायब कर देना, सेक्सुअल वायलेंस, यौन हिंसा, बाल श्रम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वायलेशंस में आती हैं, ठीक है, मानव अधिकार के वायलेशंस में आती हैं। इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से क्या आ जाता है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। दे कैन इरोड ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, इनकी वजह से सरकार में और इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है और कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस होने लगते हैं। और वाइड स्प्रेड फियर, ट्रॉमा एंड डिस्प्लेसमेंट भी होता है पॉपुलेशन का। सो समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? मानवाधिकार उल्लंघन से महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है। ये सरकार और संस्थानों में विश्वास को कमज़ोर कर सकते हैं, संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं और व्यापक भय, आघात और जनसंख्या के विस्थापन का कारण बन सकते हैं। जो ग्लोब है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है मानवाधिकार उल्लंघनों पे? सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोब में ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं आपकी, जैसे कि आपकी यूनाइटेड नेशंस बनी हुई है, ये काम करती है ह्यूमन राइट वायलेशंस को ध्यान में रखती है कि कहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है। इसने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, साथ ही साथ ये प्रेशर और सैंक्शंस लगा देती है वो नेशंस जो ह्यूमन राइट्स को ऑफेंड करते हैं। एडवोकेसी ग्रुप्स हैं इसके, एनजीओ हैं जो कि एब्यूज़ को डॉक्यूमेंटिंग, मतलब एब्यूज़ के जो भी घटनाएं हैं उनको लिखने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं और विक्टिम्स के राइट्स की रक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठनों के माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघनों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने, अनुपालन की निगरानी करने और अपराधी देशों पर दबाव या प्रतिबंध लगाने का काम कौन करते हैं? संयुक्त राष्ट्र के संगठन करते हैं। वकालत समूह और गैर सरकारी संगठन भी दुर्व्यवहारों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि कहाँ पे किसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उसकी शिकायत लगा दी जाती है।
जो पीड़ित लोग होते हैं उनके अधिकारों की वकालत करने में ये सब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा MGPE 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अंदर हमने अभी 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह से बाकी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे।